हाय फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है चार्टर्ड टेक्निकल एनालिसिस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में। आज ट्रेडर्स हो या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स, सभी के मन में एक ही सवाल है कि मार्केट किस तरफ मूव कर सकता है। मार्च महीने की शार्प डाउनफॉल और अप्रैल महीने की तेज रिकवरी के बाद अब क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए। इस वीडियो के ज़रिए मैं इन्हीं सवालों के जवाब देने की कोशिश करूँगा। निफ्टी बैंक निफ्टी में अपने व्यूज़ शेयर करूँगा और ट्रेडर्स क्या व्यू ले सकते हैं और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को क्या करना चाहिए, इन सभी पर मेरा पॉइंट ऑफ व्यू आपके साथ शेयर करूँगा। निफ्टी के चार्ट्स को स्टडी करने से पहले आइए देखते हैं कुछ लेटेस्ट न्यूज़, लेटेस्ट डेवलपमेंट्स जो शेयर मार्केट में इफ़ेक्ट कर सकते हैं। लास्ट वीक में शेयर मार्केट की लीडर कंपनीज रिलायंस इंडस्ट्रीज़ और हिंदुस्तान यूनिलीवर ने अपने क्वार्टरली रिजल्ट्स डिक्लेयर किए हैं जो कि वीक आए हैं। रिलायंस के मूव का असर निफ्टी पर आने वाले समय में हमें देखने को मिल सकता है। काफ़ी समय से मार्केट जिसका इंतज़ार कर रहा था, इकोनॉमिक पैकेज जिसका अनाउंसमेंट अभी तक हुआ नहीं है। मार्केट ने शायद अप्रैल महीने के अप मूव में इस इकोनॉमिक पैकेज के पॉजिटिव साइड्स को ऑलरेडी डिस्काउंट कर दिया है और जितनी देर होगी इस पैकेज को डिक्लेयर करने में, उसका नेगेटिव इम्पैक्ट हमें आने वाले वक्त में देखने को मिल सकता है। मार्च 2020 के जीएसटी कलेक्शंस भी लो रहे हैं जिसका इफेक्ट भी हमें आने वाले वक्त में देखने को मिल सकता है। राइजिंग कोविड केसेस इंडिया में और वर्ल्ड में, जिसको मार्केट अभी फ़िलहाल जिस तरफ मार्केट अभी इन पॉइंट्स को मार्केट अभी फ़िलहाल देख नहीं रहा है, इसके नेगेटिव पॉइंट्स को अभी फ़िलहाल देख नहीं रहा है। सेम लॉकडाउन जो एक्सटेंड हो गया है 17 मई तक को, मार्केट अभी फ़िलहाल इस पॉइंट्स को देख नहीं रहा है। एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट इस वीक में देखने मिला है कि चाइना की डिजिटल करेंसी का इंट्रोडक्शन। अब ये चाइना की डिजिटल करेंसी का बहुत बड़ा इम्पैक्ट हमें आने वाले दिनों में देखने को मिल सकता है। चाइना का वर्ल्ड जीडीपी में अगर हम डेटा स्टडी करें तो चाइना का वर्ल्ड जीडीपी में कंट्रीब्यूशन ऑलमोस्ट 20% है। और अगर चाइना इस डिजिटल करेंसी को आगे बढ़ाता है और अपने ट्रेड सेटलमेंट प्रोसेस में इसे यूज़ करता है, तो जो करंट डॉलर सेटलमेंट प्रोसेस है उस पर इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। पर ये लॉन्ग टर्म की बात है, शायद शॉर्ट टर्म में इसका बहुत बड़ा असर हमें देखने को ना मिले। अब यूएस प्रेसिडेंट अपने मैसेजेस में ये क्लियर बता रहे हैं कि वो चाइना के किसी भी स्टेप से खुश नहीं हैं और ऑलरेडी उन्होंने टैरिफ हाइक के संकेत दे दिए हैं। लास्ट ईयर ट्रेड वॉर का असर हम देख चुके हैं, शायद इस बार इसका इम्पैक्ट ज़रा ज़्यादा हो। आइए कुछ और पॉइंट्स देखने की कोशिश करते हैं। एफआईएस ने बीते कुछ महीनों में इंडियन मार्केट में क्या रुख लिया है, ये देखते हैं। ये पर्टिकुलर चार्ट से एक डेटा शीट से आपको पता चलेगा कि एफआईएस ऑलमोस्ट जनवरी मंथ से, जनवरी 2020 से मार्केट में सेलर्स रहे हैं। ये उनका नेट सेलिंग फिगर है, कैश मार्केट का है। और मार्च महीने में देखिए हमने 65,000 करोड़ का ऑलमोस्ट सेलिंग देखा है। अप्रैल मंथ में ये सेलिंग थोड़ा कम हुआ है, इसके लिए हमने एक शार्प अप मूव देखा है। मंथ वाइज अगर हम थोड़ा डेटा स्टडी करें तो मार्च महीने में देखिए कंटिन्यूस ऑलमोस्ट एक दिन को छोड़ के बाकी सारे ट्रेडिंग डेज में एफआईएस का सेलिंग है। अप्रैल महीने का अगर हम देखें तो भी अप्रैल महीने में ज़्यादातर हमें सेलिंग फिगर्स ही देखने मिले हैं। नो डाउट हैवी सेलिंग नहीं थी, इसीलिए मार्केट में डाउनफॉल नहीं आया है, पर और अपसाइड भी आया है क्योंकि डेरिवेटिव्स में जो पोजीशंस हैं उसमें पॉजिटिव डेटा काफ़ी था, तो हमें पॉजिटिव अपसाइड मोमेंट देखने को मिला है। हैवी सेलिंग कैश मार्केट में नहीं है, पर इसका ये मतलब नहीं है कि एफआईएस अभी आने वाले वक्त में सेलिंग नहीं कर सकते हैं। निफ्टी के ऑप्शन चेन जो डेरिवेटिव्स डेटा है, इसको स्टडी करने की कोशिश करते हैं। देखिए ये 7 मई का कॉल और पुट का डेटा है। इसमें अगर आप देखें तो 9,500 के पुट में काफ़ी बड़ी पोजीशन है 10 लाख के आसपास की, जिसमें कि 6 लाख की पोजीशंस लास्ट ट्रेडिंग सेशन में ही ऐड हुई है। तो 9,500 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के तरीके से एक्ट कर रहा है अभी। और सेम वे 10,000 आप देखेंगे, 10,000 के कॉल में काफ़ी बड़ी पोजीशंस यहाँ पर है 10 लाख के आसपास की। तो 9,500 सपोर्ट में और 10,000 रेजिस्टेंस के तौर पे काफ़ी एक्ट कर सकता है। अभी हमने देखा है कि फ़िलहाल डाउ जोन्स ने जो मूव दिया है, पिछले 2 सेशंस में डाउ जोन्स ने काफ़ी नेगेटिव मूव दिया है। इसका अगर इम्पैक्ट आज जैसे मार्केट मॉर्निंग में डाउन साइड एक्सपेक्ट कर सकते हैं, अगर डाउन ओपन होता है
और 9500 इस लेवल के नीचे अगर क्लोज देता है आने वाले 1 या 2 दिन में, तो ये जो पुट राइटर्स हैं जिन्होंने काफ़ी हैवी पोजीशंस क्रिएट की हैं, ये सब काफ़ी टेंशन में आ जाएंगे। और ये पोजीशंस अगर स्क्वायर ऑफ करने आते हैं तो हमें और ज़्यादा शार्प डाउनफॉल देखने को मिल सकता है। और सेम वे अगर 10,000 के ऊपर अगर मार्केट आता है तो यहाँ पर कॉल्स में अनवाइंडिंग देखने को मिल सकती है और हमें 10,000 के ऊपर एक काफ़ी बड़ा शार्प मोमेंट देखने को मिल सकता है। लेकिन अभी फ़िलहाल जो सिनेरियो है उसमें अगर 9,500 की तरफ जाता हुआ मार्केट ज़्यादा दिखता है, अगर उसके नीचे आता है तो हमें डेरिवेटिव्स डेटा के हिसाब से एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है। ये मंथली एक्सपायरी मई मंथली एक्सपायरी सीरीज़ में इसमें भी आप देखेंगे कि 9,500 के पुट पर 14 लाख की पोजीशन है। तो इस वीक के एक्सपायरी में भी 9,500 पे काफ़ी डेटा है, पुट राइटिंग है और सेम मंथली एक्सपायरी में भी है। अगर मार्केट 9,500 के नीचे सस्टेन करता है तो इनके स्क्वायर ऑफ की वजह से मार्केट शार्प डाउनफॉल मोड में आ सकता है। सेम 10,000 के ऊपर यहाँ पर भी मंथली एक्सपायरी में हैवी पोजीशंस हैं, 10,000 के ऊपर मार्केट में शार्प अपसाइड मोमेंट देखने को मिल सकता है। तो देखते हैं आगे कि चार्ट के नज़रिए से निफ्टी क्या बताने की कोशिश कर रहा है। तो सर निफ्टी का वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट है, इसमें आप देख सकते हो कि जो डाउन मूवमेंट हुई है अराउंड जो 12,400 से चालू होते हुए 7,500 के आसपास के जो मूव देखने को मिली थी हमें 2 महीनों में, इसका एक अपसाइड रिट्रेसमेंट हमें देखने को मिला है। और ये जो डाउनफॉल है उसकी ऑलमोस्ट 50% तक ये प्राइसेस ऑलरेडी आ चुके हैं। अब टेक्निकल एनालिसिस के नज़रिए से अगर डाउन साइड यहाँ से कंटिन्यू होना है तो या इधर ये 50% से कंटिन्यू होगा या 61.8 से। तो अगर 10,000 के ऊपर मार्केट आता है तो 10,550 जो ये 61.8% जिस फॉल का है वहाँ तक मार्केट आ सकता है और वहाँ से हमें डाउन साइड देखने को मिल सकती है, या फिर इसी पर्टिकुलर पॉइंट से 50% पॉइंट से हमें डाउन साइड मूवमेंट देखने को मिल सकती है। सबसे पहले डाउन साइड की ना बात करते हो, अगर मार्केट अप साइड जाता है तो किस तरीके से मूवमेंट दे सकता है इसके बारे में हम देख लेते हैं। इसके लिए मैं कुछ जूना डेटा आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। ये मंथली में एक कैंडल मंथ का है, उसमें कन्वर्ट कर देता हूँ। हम देखते हैं 2008 में क्या हुआ था। एक शार्प डाउनफॉल देखने को मिला था, उसके बाद एक कंसोलिडेशन और उसके बाद शार्प डाउनफॉल। मार्केट ने काफ़ी मंथ लगाए थे, जनवरी में डाउनफॉल स्टार्ट हुआ था, अक्टूबर में बॉटम बनाया था, उसके बाद एक 5-6 महीने का कंसोलिडेशन देखने मिला था और फिर मार्केट ने अपसाइड मूवमेंट दिया था। जब भी हम डाउनफॉल देखते हैं, शार्प डाउनफॉल्स देखते हैं, आप देख सकते हैं कंसोलिडेशन पीरियड ज़रूर आता है। इस केस में देखिए यहाँ पर देखिए डाउनफॉल आया था और एक कंसोलिडेशन, फिर अप मूव चालू हुआ। यहाँ पर एक बड़ा डाउनफॉल आया है, उसके बाद एक शार्प अप मूव आया है, लेकिन फिर ये 5-6 महीने का कंसोलिडेशन है और फिर अप मूव आया है। मार्केट कभी भी वी शेप रिकवरी नहीं देता है। अभी यहाँ पर अगर हम एक्सपेक्ट करें कि मार्केट इसी तरीके से बढ़कर एक बड़ा मूव अपसाइड में दे दे तो वो इतना बड़ा मूव हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। अगर मार्केट इस तरीके से, इस चार्ट में आपको क्लियरली पता चलेगा कि अगर ये डाउन मूव है, अगर यहाँ से मार्केट वी शेप रिकवरी दे देता है तो वो सस्टेनेबल नहीं होगा। जैसे कि आपने ये पर्टिकुलर मूव में देखा कि एक शार्प डाउनफॉल आया, तो शार्प डाउनफॉल जो 90 डिग्रीज का जो ये एंगल बनाता है, यहाँ पर मूवमेंट बनाता है, तो कभी भी सस्टेन नहीं करता। फिर हमें एक अप मूव देखने को मिलती है, या तो अगर डाउन मूव आता है तो हमें अप मूव आता है तो हमें डाउन मूव देखने को मिलती है। तो कभी भी शार्प मूवमेंट सस्टेन नहीं करती है लॉन्ग रन में। तो इसे हमें खास ध्यान देना है कि अगर यहाँ से ये डाउन मूवमेंट शार्प आई है तो उसका हमने शार्प रिकवरी भी देखा है। अब यहाँ से अगर मार्केट को अप साइड जाना है तो ये वी शेप में नहीं जा सकता है। मार्केट को कहीं ना कहीं एक कंसोलिडेशन फेज़ में जाना पड़ेगा। और जैसे 2008 का डेटा हमने स्टडी किया तो यहाँ पर एक कंसोलिडेशन का पीरियड हमें देखने मिला। सेम वे यहाँ पर अपसाइड मूवमेंट आई, लेकिन फिर एक 5-6 महीने का कंसोलिडेशन पीरियड देखने को मिला। तो मार्केट अगर मूव अप करना है तो आइदर 2 वे से कर सकते हैं कि आइदर एक डाउन मूव है, फिर एक कंसोलिडेशन हमें देखने मिले और फिर मार्केट इस तरीके से अप मूव में आ सके। पर यहाँ पर हमने रिकवरी देखी है तो ये मूव तो नहीं किया है। यहाँ पर शार्प डाउन साइड, फिर एक अच्छा अप साइड,
फिर अगर मार्केट को यहाँ से अप जाना है तो किसी न किसी लेवल से, इधर ये 10,000 या तो 10,500 के लेवल से मार्केट को एक बार नीचे आना पड़ेगा। फिर इस जो पर्टिकुलर मूव है, ये जो पर्टिकुलर मूव है, इसका एक परसेंटेज यहाँ से डाउन अगर समझो हम 10,000 से ही नीचे आता है तो यहाँ पर एक इस पर्टिकुलर मूव के किसी परसेंटेज से वो रिकवरी फिर से स्टार्ट कर सकता है, इधर यहाँ से कहीं से भी वो अप मूव फिर से चालू कर सकता है। और इस अप मूव में अगर इस पॉइंट को, जो 10,000 है, इसको क्रॉस कर देगा तो हम फिर आगे आने वाले वक्त में अप मूव देख सकते हैं। तो आपको ट्रेडर्स को तो फिलहाल वॉच करना है कि निफ्टी 9,000 10,000 के ऊपर मूवमेंट देता है या फिर 9,500 के नीचे मूव देता है। अभी फ़िलहाल के सिनेरियो में एक अगर मूवमेंट देखें आपके साथ, एक पर्टिकुलर पैटर्न शेयर करता हूँ। निफ्टी में एक ये पैटर्न बना है, आप देख सकते हो कि दो ट्रेंड लाइंस मैंने ज्वाइन की है। एक ट्रायंगल जैसा शेप आपको देखने को मिल सकता है, जिसमें हमने लास्ट सेशन में अपसाइड में ब्रेकआउट देखा। लेकिन आज के अगर डाउन मूव में मार्केट इस रेंज में फिर से आ जाता है तो ये पैटर्न फिर से एक्टिवेट होगा। और आने वाले दिनों में अगर ये जो डाउन साइड का जो लेवल है इसे निफ्टी तोड़ देता है तो हमें ये पैटर्न एक्टिवेट होता हुआ दिख सकता है। ये पैटर्न एक नेगेटिव पैटर्न है, जिसमें अगर ये पॉइंट जो डाउन साइड की जो ट्रेंड लाइन है ये ब्रेक होती है तो ये जो बेस होता है उतना हमें डाउन साइड देखने को मिल सकता है। तो ये बेस ऑलमोस्ट 1000 पॉइंट का है। तो ये पॉइंट, जो पॉइंट मैं आपको बता, ये पॉइंट है, ये 9350 9400 के लेवल्स के आसपास है। अगर मार्केट 9350 के नीचे क्लोज देता है आने वाले कुछ दिनों में तो हमें ये पैटर्न एक्टिवेट होता हुआ दिख सकता है। ये पैटर्न का, जैसे मैंने बताया, टारगेट ऑलमोस्ट 1000 पॉइंट के आसपास आएगा, तो हमें 8500 के आसपास लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को क्या करना है कि अगर मार्केट का बॉटम बन चुका है 7500 का, तो एक रिट्रेसमेंट नीचे की तरफ आएगा 8500 तक का, तो यहाँ पर बाइंग करना है। और बॉटम एग्जैक्टली प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं, इसके नीचे जाएगा नहीं जाएगा तो आने वाला वक्त बताएगा। तो 8700 से थोड़ा थोड़ा बाइंग करना चालू करना चाहिए। अपने टोटल जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है उसको 10 हिस्सों में डिवाइड कर दीजिए। एक हिस्सा 8700 पे, एक हिस्सा 8500 पर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। 8500 का लेवल एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर ये लेवल टूट जाता है तो हमें शायद 7500 पे टूटता हुआ दिख सकता है। तो आप बाकी का अमाउंट उस वक्त के लिए आप प्रिजर्व कर सकते हैं। और अगर 8500 से फिर से मार्केट ऊपर की तरफ आ जाता है तो आप उस ग्रेजुअल अप मूव में थोड़ा थोड़ा इन्वेस्टमेंट करते जाइए। तो आने वाले वक्त में देखते हैं कि 8500 के लेवल के आसपास हमें क्या मूवमेंट देखने को मिल सकता है। अब देखते हैं बैंक निफ्टी का। बैंक निफ्टी में जो ट्रेंड लाइन मैंने ड्रॉ की है, ये ट्रेंड लाइन अगर इस डाउन मूवमेंट में टूट जाती है तो हमें एक शार्प डाउनफॉल देखने को मिल सकता है। अब ये ऊपर का जो ट्रेंड लाइन मैंने ड्रॉ किया है, इसके ऊपर एक ब्रेकआउट दिया था निफ्टी, बैंक निफ्टी एक स्ट्रॉन्ग जोन में गया था। लेकिन अभी ये जो डाउन मूवमेंट आ रहा है, अगर इसके चलते नीचे की ट्रेंड लाइन टूट गई जिसका लेवल 19,500 के आसपास है, तो हमें शार्प डाउनफॉल देखने को मिल सकता है। और हो सकता है कि हम जो प्रीवियस लो लेवल से उसको भी तोड़ते हुए देख सकते हैं। तो बैंक निफ्टी में एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है 19,500 का, और निफ्टी में बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है 9,350 का। अगर ये दोनों टूटते हुए देखते हैं तो हम दोनों इंडेक्स में शार्प डाउनफॉल देख सकते हैं, और ग्रेजुअली हम 8,500 और बैंक निफ्टी में 16,000 के भी नीचे के लेवल देख सकते हैं। बैंक निफ्टी में और एक मूवमेंट है, अगर 20,000 22,000 के ऊपर का मूवमेंट देखने को मिलता है तो हम यहाँ पर से 25,000 के आसपास का मूवमेंट भी देख सकते हैं। और निफ्टी में अगर 10,000 के ऊपर का मूवमेंट दिखता है तो 10,500 के आसपास का मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है। दोस्तों, मैं बैंक निफ्टी और निफ्टी पर अपने व्यूज़ कंटिन्यूसली शेयर करता रहूँगा ताकि ट्रेडर्स और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को अपने व्यूज़ के ज़रिए थोड़ी मदद मिलती रहे। थैंक यू दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए। थैंक यू वेरी मच।